नमस्कार बच्चों। कक्षा 8वीं हिंदी वसंत भाग 3 के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के दूसरे वीडियो में प्रश्न अभ्यास के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ को पढ़ाया था। अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? मतलब मज़े से क्यों जाता था, खुशी से क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसमें दो प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये होगा कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां पर लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था और वह बदलू उन्हें लाख की रंग बिरंगी गोलियां बना करके देते थे। और जो दूसरा प्रश्न है इसी में जो है कि बदलू को बदलू मामा न कहकर लेखक बदलू काका क्यों कहता था? तो इसका उत्तर होगा कि बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका लेखक इसलिए कहता था क्योंकि वहां गांव के सभी लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। प्रश्न 2, वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? प्रचलित पद्धति, करंट ट्रेंड क्या है? तो वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु को लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु देना, और इसमें वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते बल्कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। और वस्तु विनिमय की ये जो पद्धति है वो पैसा है। प्रश्न 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो यही पाठ की मूल बिंदु है। तो इसका उत्तर बनेगा कि इस पंक्ति में लेखक का इस व्यथा की ओर संकेत है कि मशीनों के आगमन के साथ या मशीनों के आगमन के कारण कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ कट गए हों, क्योंकि उन्हीं से उनका काम धंधा चलता था और वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कला को चला रहे थे, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। और मशीनी युग के आने से उनकी रोजी रोटी पर वार हुआ है, जिसके कारण वो बेरोजगार हो गए हैं। प्रश्न 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी या दुख था जो लेखक से छिपा नहीं रहा जा सका? तो इसका उत्तर होगा कि बदलू के मन में वो व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी कि कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया और उसका व्यवसाय ठप पड़ गया, और इस बात से बदलू मन ही मन बहुत दुखी रहता था। प्रश्न 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आए? तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में निम्न बदलाव आए। पहला, बदलू का व्यवसाय ही बंद हो गया। दूसरा, वह बेरोजगार हो गया। तीसरा, काम न करने के कारण उसका शरीर ही डल गया और उसके हाथों माथों पर नसें उभर आईं और वो बीमार रहने लग गया, क्योंकि जब व्यक्ति का व्यवसाय नहीं होता तो उसको हर तरह के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब तरह के कष्ट होने लग जाते हैं। प्रश्न अगला, आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो तो आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके बारे में आप लिखिए। अगर इस प्रश्न को कर सके तो करें, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अलावा और क्या क्या चीजें बनती हैं? तो इसका उत्तर होगा लाख की वस्तुओं का निर्माण सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है, और लाख से चूड़ियों के अलावा मूर्तियां बनती हैं, गोलियां बनती हैं, सजावट की वस्तुएं बनती हैं। अगला प्रश्न, अनुमान और कल्पना। इसके प्रश्नों का उत्तर आपको अपने मन से सोच करके देना पड़ता है, मतलब इसके प्रश्नों के उत्तर सीधे पुस्तक में नहीं होते हैं। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? तो इसके बारे में आप अपने विचार खुद लिखें, क्योंकि इस पाठ में यह दिखाया गया कि बदलू किस प्रकार से उनका अतिथि सत्कार करते थे। अगला प्रश्न, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है और वहां की दिनचर्या अलग कैसे होती है? तो अर्थात वहां जहां आप जाते हैं
वहां का डेली रूटीन आपके रूटीन से किस प्रकार का अलग होता है। प्रश्न अगला, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन को उदाहरण के साथ बताइए कि क्या आपके आसपास के इलाके में या आपके इलाके में भी कुछ मशीनों के आने से ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ है क्या। अगला प्रश्न, बाजार में बिकने वाले सामानों के डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहा है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं। इसको छोड़ दें। प्रश्न अगला, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस आधार पर आप एक अपना छोटा सा लेख तैयार करें, एक आर्टिकल लिखें। अब इस पाठ की व्याकरण। इस पाठ की जो पहली व्याकरण है वो है बच्चे व्यंग्य। ये मैंने बोल्ड किया है, व्यंग्य। व्यंग्य क्या होता है, बस इसको समझ लें, इस प्रश्न को करेंगे नहीं। हम किसी भी बात को तीन ढंग से बोलते हैं। पहला, अभिधा, जब वाक्य का अर्थ सीधा निकले, जैसे यह गाय है, यह बिल्ली है, यह बंदर है, यह पुस्तक है, इसका सीधा सीधा अर्थ है। दूसरा होता है लाक्षणिक अर्थ, जब उससे संबंधित कोई अर्थ निकले, जैसे यह आदमी बैल है। अब आदमी देख रहे हैं तो बैल कैसे है, ये तो दो पैर हैं, तो फिर बैल से जुड़ा अर्थ होता है, मतलब वो मूर्ख है। तीसरा होता है व्यंग्य। व्यंग्य क्या होता है, जब व्यक्ति को बहुत देर बाद समझ में आए कि उसका अर्थ क्या है और वो उसको चोट पहुंचाए। जैसे कोई व्यक्ति आपका दुश्मन है और आपके घर में आ जाए, है ना, और कहे कि आज मेरा बर्थडे है, और आप कहो ठीक है तुम 100 साल जियो। अब कह तो रहे हो 100 साल जियो, लेकिन उसका अर्थ कहीं ना कहीं ये जा रहा है तुम तुरंत मर जाओ। तो व्यंग्य वो होता है। इस प्रश्न को केवल आप जानकारी के लिए रखें। अगला प्रश्न बहुत ही मुख्य है। इस पाठ की अगली व्याकरण है संज्ञा। संज्ञा क्या है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को तीन भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब ध्यान दो, व्यक्तिवाचक, वाचक मतलब बताने वाला, व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल, संज्ञा मतलब नाम। जिन नामों को लेने से किसी एक व्यक्ति के बारे में ही पता चलता है उसको कहते हैं संज्ञा। जैसे क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और हमने या टीचर ने बोला हाँ भाई रामलाल खड़े हो जाओ, तो 49 बच्चों में कोई रिएक्शन नहीं आएगा। जिसका नाम रामलाल होगा वही खड़ा होगा, तो वो क्या कहलाया, वो ऐसे नाम कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिन नामों को लेने से एक पूरा ग्रुप खड़ा हो जाता है और उनके मन में कोई डाउट भी नहीं होता। जैसे क्लास में टीचर ने कहा लड़के खड़े हो जाओ, तो क्लास में अगर 20 लड़के हैं तो चुपचाप एकदम खड़े हो जाते हैं, वो सोचते नहीं। कहते लड़कियां खड़ी हो जाओ तो आदमी चुपचाप खड़े हो जाते हैं बच्चे। तो ऐसे नामों को जातिवाचक कहते हैं। और जो इन दोनों से भिन्न होते हैं, अर्थात जो फीलिंग कराते हैं, जो भावनाओं को बताते हैं, वो कहलाते हैं भाववाचक। जैसे सुंदरता, प्रसन्नता, ये महसूस किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ उदाहरण दिए हैं। व्यक्तिवाचक में लला, रज्जो, आम, कांच, गाय, ये इसी पाठ में आए हैं। जातिवाचक शब्द हैं चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार। भाववाचक है सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता। तो आप पाठों से इस प्रकार की संज्ञा और चुन सकते हैं, या पाठ के अलावा आप अपने आप भी 5-5 उदाहरण आप खुद बना करके लिखें। व्यक्तिवाचक के 5 उदाहरण, जातिवाचक के 5 उदाहरण और भाववाचक के 5 उदाहरण। अगला है गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। मतलब जिन शब्दों को हम बोलते हैं वही शब्द जब गांव में जाते हैं तो वो थोड़ा बदल जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं वक्त, लेकिन गांव में बोलते हैं बखत। हम कहते हैं उम्र, गांव में बोलते हैं उमर, अर्थ वही है। तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं या ग्रामीण शब्द कहते हैं। तो आप इस तरह के 10 शब्दों को और इकट्ठा करें। जैसे हम कहते हैं वहाँ गांव में कहते हैं लट्ठा, लाठी को, है ना, या जो है और इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। उनको गांव में हम कहते हैं जैसे लड़का, तो वहाँ कहते हैं लल्लू, है ना। तो ये शब्द जो है गांव के कहलाते हैं। आप इस तरह के 10 शब्दों को इकट्ठा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ही पाठ समाप्त हो जाता है। अगर आपकी कोई शंका समाधान हो या कोई आपका सुझाव हो तो मुझे अवश्य दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।